गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 18 के माध्यम से 9वें लेसन उपसहसंयोजक यौगिक लेसन में उपसहसंयोजक यौगिकों में बंध सिद्धांत पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पर 1 या 2 नंबर का प्रश्न लगभग पूछा जाता है। तो उपसहसंयोजक यौगिकों में बंध सिद्धांत जो हैं वो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार 2 प्रकार के शामिल हैं, जिसमें पहला है संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी कहते हैं, और दूसरा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे सीएफटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम वीबीटी को पहले समझेंगे, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल जो हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में शामिल करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत से। संयोजकता बंध सिद्धांत जो है वो पोलिंग द्वारा दिया गया था। किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? पोलिंग के द्वारा। और संयोजकता बंध सिद्धांत जो है मुख्यतः संकुल यौगिकों की ज्यामिति यानी आकृति और चुंबकीय गुणों को, चुंबकीय गुणों में अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय को बताता है। यानी संकुल यौगिक में ज्यामितियां कैसे बनती हैं, और ज्यामितियां जो है अपने जानते हैं किसी भी यौगिक की ज्यामिति का निर्धारण संकरण से होता है, और यहां हम संकुल यौगिकों की ज्यामितियों का निर्धारण वीबीटी से करेंगे, साथ साथ चुंबकीय गुणों का निर्धारण भी करेंगे, और चुंबकीय गुणों में पृथक्करण मात्र समीकरण की सहायता से अपने चुंबकीय घूर्ण का मान भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस सिद्धांत में हम शामिल होने वाले जो मुख्य बिंदु हैं उनको एक एक करके उदाहरण सहित समझते हैं। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु शामिल हैं उसमें पहला बिंदु यह है कि संकुल यौगिक का जब निर्माण होता है तो सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है। जैसे देखिए स्टूडेंट, यहां एक उदाहरण लिया मैंने NiCN2 नेगेटिव का। इस संकुल आयन का नाम है टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन। तो यहां केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? निकिल है, और निकिल का यहां ऑक्सीकरण अंक क्या है? +2 है। जब आप ऑक्सीकरण निकालोगे इसका तो +2 आएगा इसमें। तो निकिल का ऑक्सीकरण अंक यहां पर +2 है। तो निकिल ने जब ये संकुल आयन का निर्माण किया तो सबसे पहले निकिल धातु परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका त्याग किया और निकिल सेकंड आयन के रूप में मौजूद हो गया। तो स्टूडेंट देखिए, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के रूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। फिर जब वो केंद्रीय धातु आयन बन जाता है तो वो केंद्रीय धातु आयन अपनी समन्वय संख्या के अनुसार रिक्त परमाणु कक्षक उपलब्ध करवाता है। तो यहां देखिए, निकिल की समन्वय संख्या कितनी दिख रही है संकुल आयन में? 4 दिख रही है, क्योंकि 4 एक दंतुक लिगेंड साइनो जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो यहां निकिल को 4 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराने हैं, क्योंकि ये केंद्रीय धातु आयन बन चुका है, निकिल सेकंड आयन बन चुका है। तो जब इसको 4 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराने हैं तो रिक्त कक्षक इसके कौन कौन से हो सकते हैं? sp-d, ये परमाणु कक्षक उपलब्ध हो सकते हैं उसके पास। तो स्टूडेंट देखिए, ये दूसरा मुख्य बिंदु था। अब चलते हैं तीसरे मुख्य बिंदु पर। जब रिक्त परमाणु कक्षक वो उपलब्ध करवा देता है केंद्रीय धातु आयन जो है, उसके बाद उसके वो रिक्त परमाणु कक्षक जो हैं वो एक समान ऊर्जा के होने के लिए संकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। यानी रिक्त परमाणु कक्षक जो है वो संकरण द्वारा एक समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिसे संकृत कक्षक कहते हैं। तो अब चौथा मुख्य बिंदु कि वो जो संकृत कक्षक बनते हैं, संकरण की प्रक्रिया से जो संकृत कक्षक बनते हैं एक समान ऊर्जा के, वो कक्षक लिगेंड के कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिसमें कि लिगेंड अपना लोन पेयर उन रिक्त संकृत कक्षकों में दान कर उपसहसंयोजक बंध से जुड़ जाते हैं, और इसके फलस्वरूप उस संकुल यौगिक में एक ज्यामिति का निर्माण होता है। यानी उस संकुल अणु या आयन को एक निश्चित ज्यामिति प्रदान होती है उससे। अब वो ज्यामितियां कौन कौन सी प्रदान हो सकती हैं वो संकरण से पता चलती हैं, और संकरण जो है वो समन्वय संख्या से निकाला जाता है। तो देखिए, यदि किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन
की समन्वय संख्या या केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या 2 है, तो उस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का संकरण क्या होगा? sp होगा। तो उससे निर्मित ज्यामिति कौन सी होगी? रेखीय। इसका उदाहरण मैंने यहां पर लिया AgNH3 की होल टू 1 पॉजिटिव, इसका नाम है डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट आयन। जब समन्वय संख्या 3 होगी तो संकरण होगा sp2 और उससे निर्मित ज्यामिति होगी समतल त्रिकोणीय। उसका उदाहरण मैंने यहां लिया HgI3 1 नेगेटिव ट्राई आइडो मर्क्यूरेट सेकेंड आयन। जब समन्वय संख्या 4 होगी तो हम जानते हैं कि समन्वय संख्या 4 होने पर 2 प्रकार की ज्यामितियां निर्मित होती है, जिसमें यदि संकरण sp3 हो तो ज्यामिति चतुष्फलकीय बनती है और जब संकरण dsp2 हो तो ज्यामिति वर्गाकार समतलीय बनती है। और sp3 चतुष्फलकीय ज्यामिति किसमें मिलती है स्टूडेंट? एक उदाहरण ले रहा हूं NiCO होल 4 का, यानी टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। इस संकुल अणु में केंद्रीय जो यहां पर परमाणु है धातु परमाणु निकिल, उसका संकरण है sp3। तो ये जो अणु होगा उसकी ज्यामिति यहां पर चतुष्फलकीय बनेगी। इसके बाद यदि dsp2 संकरण हो वर्गाकार समतलीय, इसका उदाहरण NiCN होल 4 2 नेगेटिव टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन, इसमें यहां पर संकरण dsp2 मिलेगा। इसके बाद समन्वय संख्या 5 होने पर भी 2 प्रकार की ज्यामितियां मिलती हैं, वो संकरण से पता चलता है। यदि संकरण sp3d हो, यदि संकरण क्या हो? sp3d हो तो ज्यामिति बनती है वर्गाकार पिरामिडी, और यदि dsp3 हो तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बनती है। और जब संकरण sp3d होता है वर्गाकार पिरामिडी, इसका उदाहरण है SbF5 2 नेगेटिव। इस संकुल आयन का नाम है पेंटा फ्लोरिडो या फ्लोरो एंटीमोनेट थर्ड आयन। और जब समन्वय संख्या 5 में dsp3 संकरण होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति बनती है, उस संकुल का उदाहरण है FeCO होल 5 पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। और समन्वय संख्या 6 होने पर 2 प्रकार का संकरण मिलता है, लेकिन ज्यामितियां सेम रहती हैं। संकरण यदि sp3d2 हो तो भी ज्यामिति अष्टफलकीय बनेगी, और d2sp3 हो तो भी ज्यामिति क्या बनेगी? अष्टफलकीय। लेकिन जब संकरण समन्वय संख्या 6 में sp3d2 हो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का, अष्टफलकीय ज्यामिति तो बनेगी, लेकिन वो संकुल बनेगा बाह्य कक्षक संकुल। इस बात को भी आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट अभी अपने। और यदि संकरण समन्वय संख्या 6 में केंद्रीय धातु परमाणु का d2sp3 मिलता है, ज्यामिति तो अष्टफलकीय रहेगी, लेकिन वो संकुल बनेगा आंतरिक कक्षक संकुल। इसके उदाहरण लेते हैं अपने FeF6 3 नेगेटिव FeCN6 4 नेगेटिव। तो sp3d2 संकुल जो है, संकरण होने पर जो संकुल बनेगा बाह्य कक्षक संकुल जब बनेगा, उसका उदाहरण मैंने यहां लिया है हेक्साफ्लोरोफेरेट थर्ड आयन। और जब संकरण समन्वय संख्या 6 में केंद्रीय धातु परमाणु का क्या हो? d2sp3 हो, d2sp3, तब कक्षक बनेगा आंतरिक कक्षक संकुल, यानी संकुल बनेगा आंतरिक कक्षक संकुल। और इसका उदाहरण मैंने यहां पर लिया है FeCN6 4 नेगेटिव, यानी हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन। तो ये चौथा मुख्य बिंदु था। इसके बाद 5वें मुख्य बिंदु पर चलते हैं। 5वां मुख्य बिंदु ये है कि यदि संकरण में धातु परमाणु या धातु आयन अपने n-1d कक्षक यानी आंतरिक d कक्षक संकरण में प्रयुक्त करता है, संकरण में धातु द्वारा अपने आंतरिक d कक्षकों का प्रयोग किया जाता है, तो उससे संकुल कैसा बनता है? आंतरिक
कक्षक संकुल बनता है, जिसे अपने चक्रण युग्मित संकुल या निमन चक्रण संकुल कहते हैं। तो देखिए सुन, जब संकरण में धातु द्वारा अपने आंतरिक डी कक्षक प्रयुक्त किए जाते हैं तो उससे संकुल कैसा बनता है? आंतरिक कक्षक संकुल, जिसे निमन चक्रण संकुल या चक्रण युग्मित संकुल कहते हैं। और यदि धातु द्वारा अपने बाह्य डी कक्षक संकरण में प्रयुक्त किए जाते हैं तो वो संकुल बनता है बाह्य कक्षक संकुल या चक्रण मुक्त संकुल या उच्च चक्रण संकुल। ये पांचवा मुख्य बिंदु है इसका। अब अंतिम मुख्य बिंदु वीबीटी का ये है कि यदि संकुल अणु या आयन में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो है उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वो अनुचुंबकीय होगा, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हैं, उपस्थित नहीं है, तो वो संकुल क्या बनेगा? प्रतिचुंबकीय। तो देखिए स्टूडेंट, यहां ये जो संकुल है ये FeF63 नेगेटिव, ये संकुल आयन जो है ये यहां अनुचुंबकीय है और ये संकुल यहां प्रतिचुंबकीय है। इस बात को अपने आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये जो उदाहरण है, इन उदाहरणों में ये तो आंतरिक कक्षक बाह्य कक्षक संकुल बन रहा है, ये आंतरिक कक्षक संकुल बन रहा है, ये जो है ये अनुचुंबकीय जबकि ये प्रतिचुंबकीय, ये कैसे पता लगता है? तो इन बातों को आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अपने सीखेंगे, इन उदाहरणों को। तो स्टूडेंट, वीबीटी के अंदर जो ये 6 मुख्य बिंदु हैं उनको फटाफट एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। पहला मुख्य बिंदु ये है कि केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। फिर केंद्रीय धातु जो आयन है वो अपनी समन्वय संख्या के अनुरूप रिक्त परमाणुीय कक्षक उपलब्ध करवाता है। तीसरा, रिक्त परमाणुीय जो कक्षक होते हैं वो संकरण द्वारा एक समान ऊर्जा के संकृत कक्षक बनाते हैं। चौथा मुख्य बिंदु यह है कि वो जो संकृत कक्षक होते हैं वो लिगेंडों के कक्षकों के कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिसमें कि लिगेंड अपना लोन पेयर उन रिक्त संकृत कक्षकों में दान का रूप से बंद बनाकर एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं और उनमें वो ज्यामितियां इस प्रकार से समन्वय संख्या के अकॉर्डिंग बन सकती हैं। यदि समन्वय संख्या 2 है, संकरण sp मिलेगा, ज्यामिति रेखीय बनेगी। यदि समन्वय संख्या 3 है, संकरण sp2 मिलेगा, ज्यामिति समतल त्रिकोणीय मिलेगी। यदि समन्वय संख्या 4 है तो 4 होने पर देखिए यहां 2 कंडीशन अप्लाई हो रही है। संकरण जब sp3 हो तो चतुष्फलकीय, जब dsp2 हो तो वर्गाकार समतलीय। इसी प्रकार 6 होने पर भी 2 कंडीशन अप्लाई हो रही है। sp3d2 होने पर अष्टफलकीय, लेकिन वो संकुल कैसा बनेगा? बाह्य कक्षक संकुल। और जब आंतरिक डी कक्षक संकरण प्रयुक्त होंगे, d2sp3 संकरण होगा समन्वय संख्या 6 में, तो अष्टफलकीय ज्यामिति तो बनेगी, लेकिन संकुल कैसा बनेगा? आंतरिक कक्षक संकुल। तो इसके बाद 5वें बिंदु पर चलते हैं। 5वां मुख्य बिंदु यह था कि जब धातु द्वारा अपने आंतरिक डी कक्षक संकरण में प्रयुक्त किए जाते हैं तो वो संकुल आंतरिक कक्षक संकुल बनता है। तो देखिए यहां पर मैंने इस संकरण में क्या लिखा है? d2sp3, यानी जब ये संकुल आयन बना है FeCN64 नेगेटिव, इस संकुल आयन के निर्माण में Fe द्वारा अपने आंतरिक 2 डी कक्षकों को प्रयुक्त किया गया है। बाह्य डी कक्षकों को संकरण प्रयुक्त नहीं किया, जबकि आंतरिक 2 डी कक्षकों को संकरण में प्रयुक्त किया है। तो इसका मतलब जब किसी संकुल यौगिक या संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन द्वारा जब अपने आंतरिक डी कक्षकों को संकरण में प्रयुक्त किया जाता है तो उससे वो संकुल आंतरिक कक्षक संकुल बनता है और साथ साथ प्रतिचुंबकीय भी बनता है। और यदि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन द्वारा अपने बाह्य डी कक्षकों को संकरण में प्रयुक्त किया जाता है तो वो बाह्य कक्षक संकुल बनता है। जैसे इसमें देखिए FeF63 नेगेटिव, इस संकुल आयन में
Fe के द्वारा अपने बाह्य 2d कक्षकों को संकरण में प्रयुक्त किया गया है, यानी संकलन यहां पर sp3d2 है। तो ये संकुल कैसा है? बाह्य कक्षक संकुल है। तो अब अंतिम मुख्य बिंदु ये है कि वो जो संकुल अणु या आयन बन चुका है उसमें यदि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो वो संकुल अनुचुंबकीय होगा, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हैं तो वह प्रतिचुंबकीय होगा। तो स्टूडेंट्स ये है बीबीटी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो असमंजस की स्थिति में है कि स्कूल कब खुलेंगे, कब वो अपनी पढ़ाई जारी कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने इस बीबीटी के ये जो मुख्य बिंदु हैं इनको रफ नोटबुक पर नोट करके लर्न करना है, ताकि बीबीटी के जो एग्जाम्पल है मैं आगे आने वाली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें बीबीटी पर बेस्ड जो एग्जाम्पल हैं उनको क्लियर करवाऊंगा। थैंक यू।